हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने क्या करा, एक अल्फा रे का सोर्स लिया। और ये जो अल्फा रे का सोर्स है, ये क्या होता है? ये होते हैं डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम्स। ये जो डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम्स लिए, ये कहां पे रखे इसने? ये एक हेवी ब्लॉक के अंदर रखे। और ये हेवी ब्लॉक किसका था? ये लेड का हेवी ब्लॉक था। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हेवी ब्लॉक के अंदर रखने की जरूरत क्या थी? तो जरूरत इसलिए थी क्योंकि रेडिएशंस फैल ना जाए। जहां पे इन अल्फा रेज को बम्बार्डमेंट कराना था, ये पर्टिकुलरली वहीं बम्बार्डमेंट हो, तो यहां वहां इधर उधर ये इनका फैल ना जाए, इसीलिए इसको हेवी ब्लॉक के अंदर रखा। अब हेवी ब्लॉक से क्या हुआ? अल्फा रेज इमिट हुए। अब अल्फा रेज इमिट हुए तो अल्फा रेज इमिट होके बाहर निकले और सामने उनके सामने लगा दी गई एक लेड स्लिट या लेड प्लेट, या फिर इसको हम स्लिट कहेंगे। अब इस स्लिट ने क्या करा? इस स्लिट ने फर्दर चैनलाइज करा, अल्फा रेज को एक डायरेक्शन दी। अब अल्फा रेज जाके टकराए किस पे? ये जो सामने इसने रखा, ये एक गोल्ड फॉइल थी। और ये जो गोल्ड फॉइल थी, ये थिन गोल्ड फॉइल, ये थिन गोल्ड फॉइल थी। थिन गोल्ड फॉइल ही क्यों, या फिर गोल्ड फॉइल ही क्यों? तो देखो, गोल्ड की एक प्रॉपर्टी है कि गोल्ड जो होता है हाईली मीलिएबल होता है। गोल्ड का अगर 1 ग्राम ले लोगे तो ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हो, इतनी थिन वायर बना सकते हो। तो यहां पे भी एक गोल्ड की थिन फॉइल थी। तो थिन फॉइल पे क्या करा इसने? बम्बार्डमेंट कराया। और बम्बार्डमेंट किसका करा? अल्फा रेज का। और अल्फा रेज होती क्या है? ये सोर्स ऑफ डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम्स होते हैं, राइट। अब ये अल्फा रेज गोल्ड फॉइल पे टकराए, और गोल्ड फॉइल पे टकराने के बाद हो सकता है अल्फा रेज गोल्ड फॉइल को पार कर जाए, हो सकता है वापस आए, राइट। हमें नहीं पता। तो देखो, हमें कैसे पता लगे कि ये गोल्ड फॉइल के आर पार हुए हैं कि नहीं हुए, या फिर वापस आए? तो इन्होंने क्या करा, इसके पीछे एक स्क्रीन लगा दी, एक स्क्रीन लगा दी गई। और स्क्रीन को कोट कर दिया गया किससे? जिंक सल्फाइड से, जिंक सल्फाइड मटेरियल से, या फिर हम कहें फ्लोरोसेंट मटेरियल से। अब लेट्स सपोज अल्फा रेज आई, गोल्ड फॉइल को टकराए और गोल्ड फॉइल से पार हो गए। तो पार होने के बाद कहां जाके टकराएंगे? स्क्रीन पे। और स्क्रीन पे स्पार्क आएगा। स्पार्क क्यों आएगा? क्योंकि वहां पे क्या लगा है? फ्लोरोसेंट मटेरियल। और फ्लोरोसेंट मटेरियल पे कोई भी चीज टकराने के बाद स्पार्क आएगा और हमें पता चल जाएगा। क्लियर? तो देखो, ये था हमारे पास रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का सेटअप। और अगर हम फर्दर और देखें तो कुछ इस तरह का था, कुछ इस तरह का था इनका एक्सपेरिमेंट। तो देखो क्या हो रहा है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, वो आ रहा है स्लिट से पास होके गोल्ड फॉइल से टकरा रहा है, और गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद कहां जाके लग रहा है? स्क्रीन पे। देखो स्क्रीन पे स्पार्क आ रहा है, देखो स्क्रीन पे स्पार्क आ रहा है। कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट था। अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता क्या लगा? तो देखो, इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता क्या लगा, तो देखो, ये देखो, ये हमें उस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन मिला। कंक्लूजन क्या मिला? कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल आके गोल्ड फॉइल पे टकराया, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स एज इट इज पास हो गए। देखो, एज इट इज, जैसे आए थे सीधा डायरेक्ट पास हो गए, एज इट इज पास हो गए। देखो, एज इट इज पास हो गए। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो गए। और बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स, देखो यहां पे, देखो ये वाली लाइन, ये डिफ्लेक्ट हुई है। देखो, ऐसे बहुत कम लाइंस जो थी डिफ्लेक्ट हुई थी, बहुत कम लाइंस जो थी डिफ्लेक्ट हुई थी। मोस्ट ऑफ द लाइंस पास हो गए स्ट्रेट, और बहुत कम लाइंस क्या हुई थी? डिफ्लेक्ट हुई थी। और बहुत ही कम, ना के बराबर कोई ही लाइन ऐसी होगी जो आई और वापस रिट्रेस होगी, वापस चली। तो देखो, हमने यहां से ऑब्जर्व क्या क्या करा? तो ऑब्जर्व क्या करा हमने? कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। मतलब जैसे आई वैसे ही पास होगी गोल्ड फॉइल से, कोई भी डिफ्लेक्शन फेस नहीं करा। स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वायर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। यस, बहुत थोड़े से अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए? डिफ्लेक्ट हुए। और अच्छा, मुझे बताओ एक क्वेश्चन, कि बहुत थोड़े से अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, तो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए क्यों होंगे? तो पहला क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या था? तो तुम्हें पता है अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल है डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। तो देखो, इस पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो अल्फा पार्टिकल क्या है? सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज ने डिफ्लेक्ट किया, तो पॉजिटिव चार्ज किसके कारण डिफ्लेक्ट करेगा?
क्या वहां पे कोई नेगेटिव चार्ज होगा? तो बिल्कुल भी नहीं, वहां पे भी कोई पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज, सामने भी कोई पॉजिटिव चार्ज है जिसको देख के डिफ्लेक्ट हुआ। क्लियर है बात? तो देखो, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए? डिफ्लेक्ट हुए। और क्या हमने यहां पे ऑब्जर्व किया कि ऑलमोस्ट वन अल्फा पार्टिकल अमंग 20,000 पार्टिकल बाउंस्ड बैक। मतलब देखो, अगर एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल आया, जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया। ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और गोल्ड फॉइल के अंदर भी कोई ऐसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा जिसके बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल कर रहा था वो, और स्ट्रेट ट्रेवल करते हुए वो उसको पार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा। पॉजिटिव आया, यहां से पॉजिटिव आ रहा था, और वहां पे भी कोई पॉजिटिव चार्ज होगा जिसको देख के वो बिल्कुल अपना रास्ता 180 डिग्री वापस चला गया। राइट? ये थी ऑब्जर्वेशन। और इस ऑब्जर्वेशन से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं? तो देखो, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट। अगर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए, मतलब बहुत सारी स्पेस एटम के अंदर खाली है, अल्फा पार्टिकल किसी से टकरा ही नहीं, जैसे आए वैसे चले गए, तो देखो, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। ये पहला कंक्लूजन। अब अब देखो, एटम आया, एटम के अंदर देखो, अल्फा पार्टिकल्स के अंदर एटम है, और अल्फा पार्टिकल आया और वापस जैसा आया यहां टकराने वाला था और वापस चला गया। वो वापस क्यों गया? क्योंकि एटम के सेंटर के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज वाली बहुत ही डेंस चीज बैठी हुई है। तो देखो, एटम कंटेन्स अ वेरी डेंस एंड हैवी कोर, और रुदरफोर्ड ने उसको नाम दिया न्यूक्लियस। रुदरफोर्ड ने कहा एटम के सेंटर के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज वाली डेंस चीज है, और जिसका नाम दिया न्यूक्लियस। राइट? ऑल द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। देखो, न्यूक्लियस जो है, उसने कहा पूरा जो मास है एटम का वो न्यूक्लियस ही बताता है। और हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। और हमें पता है एटॉमिक मास भी कौन डिसाइड करता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। राइट? और न्यूक्लियस के अराउंड क्या है? न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। ये हमें अब पता है अच्छे से। राइट? हमने रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन भी देख लिए और रदरफोर्ड के कंक्लूजन भी देखे। अब यहां से रदरफोर्ड के रिजल्ट्स क्या क्या आई थी, तो देखो रिजल्ट क्या क्या आई थी। तो देखो रिजल्ट क्या क्या आई थी। तो सबसे पहला जो रिजल्ट यहां पे रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया या कैलकुलेट किया, वो था रेडियस। क्या था? रेडियस ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस, दोनों के रेडियस की हम इसने बात करी। रेडियस ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस को कैलकुलेट किया। तो देखो कैसे कैलकुलेट किया, तो सुनो ध्यान से कैसे कैलकुलेट किया। देखो, अगर मैं रेडियस ऑफ एटम की बात करूं तो उन्होंने बोला जो रेडियस ऑफ एटम था वो कितना था? रेडियस ऑफ एटम जो था, रेडियस ऑफ एटम था 10 की पावर -8 सेंटीमीटर और 10 की पावर -10 मीटर। ये था रेडियस ऑफ एटम। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना था? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो था वो था 10 की पावर -13 सेंटीमीटर और 10 की पावर -15 मीटर। और अगर रेशियो निकालें, इसका रेशियो निकालें, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अपॉन रेडियस ऑफ एटम, तो कितना आएगा? कितना आएगा? अगर हम मीटर्स में बात करें तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना था? 10 की पावर -15 मीटर। और रेडियस ऑफ एटम कितना था? 10 की पावर -10 मीटर। तो ये 10 को ऊपर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर -15 प्लस 10, तो ये हो गया 10 की पावर -5। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अपॉन रेडियस ऑफ एटम जो आया वो कितना आया? 10 की पावर -5। 10 की पावर -5 आया। और यहां पे हमने एक और रिजल्ट भी यहां पे देखा। तो सेकंड रिजल्ट क्या था? सेकंड रिजल्ट था कि देखो, अगर मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, तो एटम का वॉल्यूम क्या होगा? न्यूक्लियस के कंपेयर में एटम का वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा होगा। यस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉल। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉल। राइट? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ
एटम। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर हम एटम का भी एंड न्यूक्लियस का भी वॉल्यूम निकालें, तो लेट सपोज हम एटम का वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई आर क्यूब। आर होता है रेडियस। तो हमने अभी देखा था रेडियस कितना था, एटम का रेडियस कितना था, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो 10⁻⁸ का क्यूब। एंड वॉल्यूम ऑफ, देखो एटम ये कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, 10⁻⁸ का क्यूब, तो ये होगा 10⁻24। यह आया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एटम। अब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो रेडियस कितना होता है न्यूक्लियस का, 10⁻⁻13 का क्यूब। 10⁻⁻13 का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 पाई 10⁻⁻13 का क्यूब कितना, -39। तो अगर हम रेशियो निकालें वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ एटम एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम कितना आया हमारे पास, 4/3 पाई 10⁻⁻24। और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना आया हमारे पास, 4/3 पाई 10⁻⁻39। देखो 4/3 से 4/3, पाई से पाई, तो हमारे पास बचा क्या, 10⁻⁻24 अपॉन 10⁻⁻39। इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, तो ये कितना रह जाएगा, 10⁻⁻24 प्लस का 39। तो कितना आया डिफरेंस, ये डिफरेंस आया 10⁻15। तो हमारे पास जो रेशियो आया वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये कितना आया, 10⁻15। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ एटम जो होगा वो किसके बराबर होगा, 10⁻15 इंटू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को 10⁻15 करोगे ऐड, तब जाके ये वॉल्यूम ऑफ एटम के बराबर आएगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है बहुत छोटा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम। यही वजह है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी। क्लियर? तो देखो हमने कुछ ऑब्जर्वेशन देखे, कुछ कंक्लूजन देखे, और हमने यहां पे रदरफोर्ड ने क्या करा था, रदरफोर्ड ने हमें रेडियस भी बता दिया, एटम का भी न्यूक्लियस का भी, और वॉल्यूम भी बता दिया एटम का भी और न्यूक्लियस का भी। और यहां पे एक और चीज इस एक्सपेरिमेंट से आया था कि हमें रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी दिया था। अगर हमें कभी रेडियस के लिए क्वेश्चन आ जाए, तो रेडियस जो बराबर होता है R0 a⁻⁴। ये हमारे पास रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब R0 क्या है, ये एक कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। और a है मास नंबर, a क्या हमारे पास, मास नंबर। और मास नंबर किसके बराबर होता है, मास नंबर बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। राइट? अब मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन अब आपको पता होगा एटम का, लेकिन R0 का वैल्यू अगर पता चल जाए तो हम रेडियस निकाल लेंगे। और R0 है क्या, एक कांस्टेंट है, तो इसका जो वैल्यू होता है R0 का वो होता है 4/3 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ये हमारे पास R0 का वैल्यू होता है। तो फिर रेडियस किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस का फॉर्मूला क्या था, R0 a⁻1/3। अब R0 का वैल्यू पुट करें तो R किसके बराबर आएगा, R0 का वैल्यू क्या था, 4/3 इंटू 10⁻⁻13 इंटू a⁻1/3। ये किसमें होगा, सेंटीमीटर में। बस a का वैल्यू पुट करो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम दैट हैज 216 न्यूक्लियॉन्स इन इट। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम दैट हैज 216 न्यूक्लियॉन्स इन इट। न्यूक्लियॉन्स होता क्या है, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स, या फिर हम इसी को कह सकते हैं क्या, मास नंबर।
क्या कह सकते हैं हम इसको, मास नंबर। मतलब ए का वैल्यू हमें गिवन है, कितना है 260, और हमें रेडियस कैलकुलेट करना है। तो क्या दिक्कत है, फॉर्मूला है हमारे पास आर नॉट ए की पावर 1/3, और बताओ आर नॉट का वैल्यू क्या था 4/3 इंटू 10 की पावर -13, और ए का वैल्यू कितना है 216 की पावर 1/3। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, ये 4/3 इंटू 10 की पावर -13, 216, 216 ये होता है 6 का क्यूब, इसका क्यूब होता है 6 का क्यूब, और साथ में क्या है 1/3, 3 से 3 कैंसिल। अब देखो ये 3 से यहां कितना हुआ, ये 2, और 2 इंटू 4 कितना होता है 8 इंटू 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। यह आ गया हमारे पास रेडियस। क्या है हमारे पास रेडियस। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन, कैलकुलेट रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 मास नंबर 27। इसका रेडियस कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करें। अगेन फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। अब आर नॉट का वैल्यू क्या होता है 4/3 इंटू 10 की पावर -13। अब ए बोले तो मास नंबर, तो देखो मास नंबर क्या है यहाँ पे, मास नंबर है यहाँ पे 27, तो ए की जगह क्या पुट करोगे 27 की पावर 1/3। अब 27 क्या किसी का क्यूब है, कोशिश करो यहाँ पे देखो कोई किसी का क्यूब वगैरह तो नहीं है, तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब, 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब, और साथ में क्या हमारे पास पावर में क्या है 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आया 4 इंटू 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। आई होप कि इस पे तुम क्वेश्चन कर लोगे। तो ये था हमारे पास रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन एंड कुछ रिजल्ट्स, और लास्ट पे इसका कुछ ड्रॉबैक्स। देखो ड्रॉबैक्स क्या थे इसके, तो ड्रॉबैक्स क्या थे, इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो देखो इन्होंने ये तो कहा कि एटम के अराउंड शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और एटम के सेंटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है। अगर न्यूक्लियस सेंटर में है पॉजिटिव चार्ज, और उसके रिवॉल्व क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज। और मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी थी, मैक्सवेल की थ्योरी क्या बोल रही है कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगी। अब देखो लेट्स सपोज ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या है नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या है नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जब रिवॉल्व होगा तो एनर्जी इमिट करेगा। अब कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करेगा तो ये न्यूक्लियस के पास पास आता जाएगा, पास पास आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, और अल्टीमेटली जाके न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाएगा समा जाएगा। और अगर ऐसा होता तो विस्फोट हो जाता, बहुत ही खतरनाक विस्फोट हो जाता। और अगर ऐसा हो रहा होता तो दिन दिहाड़े एटम्स फट रहे होते, है ना, खतरनाक धमाके हो रहे होते। बट क्या ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ऐसा ही होना चाहिए था, और यही वजह है ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द मूविंग इलेक्ट्रॉन कुड रिमेन इन इट्स ऑर्बिट, कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे ही इसी ऑर्बिट में घूम रहा है, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो जिसकी वजह से इसकी थ्योरी में क्या रहा, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा कि ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो आई होप तुम्हें ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।